नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कौशल चौधरी आपके अपने YouTube क्लासेस नर्सिंग अरेना में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम की क्लासेस चल रही है, तो नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मस्थेनिया ग्रेविस के बारे डिसऑर्डर के डिजीज़ के बारे में अपन ने देखा था। मस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, क्या कारण हो सकते हैं, इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में अपन एक नर्वस सिस्टम का ही डिसऑर्डर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेनली डिजीज है CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में जो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन, मेन नर्वस सिस्टम की सेल्स कौन सी होती है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सेल्स के ऊपर जो एक्सॉन पार्ट होता है, उस पर माइलिन शीथ पाई जाती है। उस माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होना, मल्टीपल जगह पे डिस्ट्रक्शन होना वो कहलाता है डीमाइलिनाइजेशन। कहलाता है डीमाइलिनाइजेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ का CNS सिस्टम में डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो इम्पल्स है वो उसका लॉस हो जाएगा। इम्पल्स है वो प्रॉपर ब्रेन तक नहीं जा पाएगी, या फिर जो उसका कंडक्शन है वो स्लोइंग हो जाएगा। और कंडक्शन स्लोइंग होने की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल का मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे, मल्टीपल जगह पे। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग स्कार होना। तो हार्डनिंग जो स्कार है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? जो न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है उसके ऊपर, जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर। तो माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होना क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्रॉनिक। कैसी? क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय, लॉन्ग टर्म। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यू, लगातार ये बीमारी ये बढ़ती रहती है। डीजेनरेटिव, डीजनरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन होना। एक तो न्यूरॉन सेल नहीं है, उसका जब एज के साथ में क्या होता जाता है? डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे एज उसकी होती जाती है या कोई बीमारी इलनेस होती है तो उसका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। जैसा कि आप जानते हो न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होता है, और सेंट्रियोल्स नहीं होने की वजह से उसमें माइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती, डिवाइडेशन नहीं होता। तो न्यूरॉन एक बार जो बन गए उतने न्यूरॉन हैं, अब उसमें अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो न्यूरॉन्स की क्या आएगी? कमी आएगी। तो उसी को क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर इन दिस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ। ये इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन, टूटना, न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं उन पे जो माइलिन शीट है उसका डिस्ट्रक्शन होना, उनका टूटना, मल्टीपल साइड्स पे या हार्डनिंग होना, वो क्या कहलाता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होके अपनी ही बॉडी की जो न्यूरॉन सेल्स है उस पर जो प्रेजेंट माइलिन शीथ है उसका डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज है, मीन्स ये है कि ऑटो इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स अपनी ही जो माइलिन शीथ बनाने वाली सेल्स है, श्वान सेल्स, उनको क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन करेगा। और श्वान सेल का डिस्ट्रक्शन, तो दैट मीन्स माइलिनाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, और वो माइलिनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कंडक्शन है इम्पल्स का, उसमें क्या आएगी? प्रॉब्लम्स। तो दैट मीन्स इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, फॉर्मेशन होगा। नॉन कंटाजियस है, दैट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। नॉन कंटाजियस मतलब ये फैलने वाली नहीं है एक दूसरे से। साथ में ऑटो इम्यून है, इम्यूनिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स बन के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो डिजीज है ब्रेन और नर्वस टिश्यू है, इसमें स्क्लेरोसिस कॉज करती है। स्क्लेरोसिस का मीन्स होता है हार्डनेस स्कार। दैट मीन्स जो आपका ये न्यूरॉन है, आप न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं आप अच्छी तरीके से। ये क्या है? डेंड्राइट्स, उसके बाद में ये एक्सॉन पार्ट है, और एक्सॉन पार्ट पे इस प्रकार से यहाँ पे श्वान सेल है, श्वान सेल की वजह से एक्सॉन है वो माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। तो माइलिन शीथ है, इस माइलिन शीथ का
और यहाँ पे आपको पता है कि हिप हॉप एक्शन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल है वो आगे जाता है, इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाती है। तो माइलिन शीथ है वो कंडक्शन का काम करती है, कंडक्शन इंसुलेटर का काम कर रही है। तो उस माइलिन शीथ का टूटने की वजह से नर्व की इम्पल्सेस के कंडक्शन में या तो स्लोइंग आएगी या फिर कंपन जो है इम्पल्स है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी, उसी को बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो ये डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मेनली जो अक्रेंस है इसका 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखी गई। और ये भी देखा गया कि वुमेन्स के अंदर मेन की तुलना में ज़्यादा ये डिजीज अफेक्टेड होती है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डीमाइलिनेशन ऑफ शीथ है, ब्रेन और नर्वस टिश्यू में हार्डनिंग हो जाती है, साथ में ये 20 से 40 साल की उम्र में वुमेन्स के अंदर मेंस की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इटियोलॉजी या कॉजेज। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जैसा कि एक कॉज तो यही क्लियर हो रहा है कि ऑटो इम्यून है। तो ऑटो इम्यून डिजीज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से न्यूरॉन का डेस्ट्रक्शन हो रहा है, माइलिन शीथ का डेस्ट्रक्शन हो रहा है। साथ में सेकंड कॉज की बात करें तो सेकंड कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री, दैट मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, हो सकता है क्योंकि जेनेटिक कुछ ऐसा जीन्स आ गया जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी एक्टिवेट होके अपनी ही बॉडी की सेल्स को क्या करिए, डैमेज करिए। और इसके अलावा कुछ अदर रिस्क फैक्टर है जिसके अंदर स्ट्रेस हो सकता है, लंबा अगर क्रॉनिक टाइम से कोई अगर स्ट्रेस में है पर्सन, या ट्रॉमेटिक कंडीशन है, या कोई इन्फेक्शन है, ये सारे के सारे अदर रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एटियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, इसमें कम्पिटिटिव में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपटीशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थ्योरी के हिसाब से भी इसमें से सवाल आते रहते हैं, जो बेसिक जो स्टेट लेवल है या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मीन्स इटियोलॉजी या कॉजेज। एटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट देखा था अपने, क्योंकि ये कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से इसके अंदर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और ये कॉम्प्लेक्स है जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन है, जो नॉर्मल उसमें क्या होंगे, उस दिक्कत या अब्रूट पैदा करेंगे या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है। साथ में जो है ये जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू, या आप लिख सकते हो इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। कोई भी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन लगा, वायरल इन्फेक्शन के लिए बॉडी एक्टिवेट हुई और एक्टिवेट होके ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लगी जो कि बॉडी की ओवन सेल्स, खुद की सेल्स को ही डैमेज करने लग जाए, वो क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट इसका जो पॉजिटिव इटियोलॉजी की बात करें तो है फैमिली हिस्ट्री के अंदर जेनेटिक इसका लिंक स्ट्रॉन्ग है। जेनेटिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये डिजीज है वो कैरी कर सकती है, जा सकती है। नेक्स्ट कुछ अदर रिस्क फैक्टर है जिसके अंदर स्ट्रेस, कोई ट्रॉमा कंडीशन है, इन्फेक्शंस, ये सारे के सारे अदर रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉज हो सकता है। मैंने बताया था ये कैसा डिसऑर्डर है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है और डिजेनरेटिव है। तो ये वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और डिजेनरेटिव। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ हो रही, इसमें मल्टीपल जगह हो रही, इसलिए इसको क्या बोला, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी एक इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनता है, वो होता है लिमिट साइन। ये भी एक बार आने वाले एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसा कि अपने मस्तनिया ग्रेविस में पटोसिस वगैरह आपने देखा था, इसी प्रकार मेनिंजाइटिस में भी स्पेशल साइन देखे थे। इसी प्रकार मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइन है जिसको बोलते हैं
लेमिट्स साइन। तो लेमिट्स साइन ये एक प्रकार का जो साइन है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करेंगे जो लेमिट्स साइन है ये होता क्या है। तो लिमिट्स साइन बेसिकली पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा। लिमिट्स साइन के अंदर पर्सन को स्टैंडिंग पोजीशन देके और स्टैंडिंग पोजीशन देके पर्सन की जो हेड है हेड को फॉरवर्ड चेस्ट की तरफ बेंड करते हैं, मतलब हेड को इस तरह से बेंड करते हैं। और अगर इस तरह से बेंड करने के बाद पेशेंट के अंदर अगर सडन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक जो है करंट लाइक जैसे सडन इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ ऐसा पेन है, वो पेन जाएगा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, अपर आर्म्स और रेडिएट होगा लोअर आर्म्स तक। दैट मीन्स अगर पर्सन की नेक है उसको चेस्ट की तरफ अगर इस तरफ बेंडिंग करते हैं, इस तरफ बेंडिंग करने के साथ अगर पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है तो उस पेशेंट में सीवियर इलेक्ट्रिक करंट लाइक शॉक लगेगा और पेन वो कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड और आपकी अपर आर्म्स और लोअर आर्म तक रेडिएट हो सकता है। अगर ऐसा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सडन शार्प पेन की, दैट मीन्स उसी को बोलते हैं लेमिट साइन। लेमिट्स ने इसको डिस्कवरी करा इसलिए इसी के नाम पे ये लेमिट साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो लेमिट साइन का आप लिख सकते हो बेंडिंग हेड टुवर्ड्स चेस्ट टुवर्ड्स चेस्ट। तो जैसे ही हेड को बेंड करोगे आप चेस्ट की तरफ, फॉरवर्ड चेस्ट आप कर सकते हो, फॉरवर्ड बेंडिंग हेड फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, फॉरवर्ड टू चेस्ट। जैसे ही हेड का बेंड आप चेस्ट की तरफ करोगे और सडन पेशेंट को क्या होगा, सडन इलेक्ट्रिक शॉक जैसे करंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट एकदम से सडन, तो इलेक्ट्रिक शॉक पासेज और पेशेंट है वो क्या कंप्लेन करेगा, पेशेंट है या डाउन बेक नेक अपर आर्म्स एंड रेडिएटेड टू। तो लिमिट साइन के अंदर जब पेशेंट का हेड है वो बेंड करेंगे फॉरवर्ड चेस्ट की ओर। जैसे ही हेड को फॉरवर्ड चेस्ट की ओर बेंड करा तो उस पर्सन के अंदर एक सेंसेशन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक जो करंट के जैसे करंट पासेज होता है उस टाइप का सेंसेशन है, वो डाउन बेक पीछे की ओर, नेक अपर आर्म और रेडिएटेड टू लेगा, मतलब हाथों पाँव में ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ। दैट मीन्स उसका उस टाइप का उसको सेंसेशन होगा और उसी साइन को बोलते हैं लेमिट साइन। क्या बोलते हैं, लेमिट साइन। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर फर्स्ट हो गया लेमिट साइन। सेकंड देखने को मिलता है पैरास्थेसिया। सेकंड साइन है पैरास्थेसिया जिसको बोलते हैं बर्निंग साइन। दैट मीन्स पर्सन के अंदर बर्निंग और पिकलिंग साइंस है वो पेशेंट को फील करेगा। तो मल्टीपल बहुत सारे जगह पे न्यूरॉन डैमेज है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा मेरे कुछ चुभ रहा है, प्रिकिंग या बर्निंग जलन जैसी है, बर्निंग सेंसेशन और प्रिकिंग सेंसेशन है पेशेंट को फील होगा। नेक्स्ट है फैटिग और वीकनेस फैटिक और वीकनेस के पीछे पर्पज क्या है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में डीमाइलिनेशन हो रहा है तो प्रॉपर इम्पल्सेज है वो मसल्स तक नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से उसको कैसा वीकनेस और फैटिकनेस देखने को मिलेगा। डिक्रीज परसेप्शन टू पेन। नेक्स्ट है डिक्रीज परसेप्शन टू पेन। पर्सन है उसको पेन का जो है परसेप्शन क्या हो सकता है, डिक्रीज, कमी आ सकती है। क्यों, डिक्रीज परसेप्शन टू पेन। तो पेन का परसेप्शन है जो बॉडी को फील होता है उसमें क्या हो सकती है, कमी। क्योंकि पेन प्रेशर या कोई टच करेगा तो उसको फील, तो इन सब का जो सेंसेशन है इसमें क्या आ रही है, कमी। क्यों कमी आ रही है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन है एक्सोन का क्या हो रहा है, इन सब की कमी के पीछे रीजन है ड्यू टू
ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन पार्ट है उसका क्या हो रहा है, टूट रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और एक्सॉन पार्ट सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उस लिए पर्सन को है पेन, प्रेशर, टच, इनकी भी क्या है, सेंसेशन कम होगा। साथ में नेक्स्ट जो है ब्लड विजन, नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ब्लड विजन। ब्लड विजन के अंदर पेशेंट को है विजन या दिखने में कमी आएगी, क्योंकि इसमें अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ऑप्टिक नर्व है, ओक्यूलोमोटर है, उन नर्व में भी अगर क्योंकि मल्टीपल जगह है, तो कोई भी क्रेनियल नर्व अगर अफेक्टेड होगी तो उससे रिलेटेड फंक्शन है, उसकी साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे। नेक्स्ट अटेक्सिया। अटेक्सिया, अटेक्सिया क्या होता है, अटेक्सिया होता है डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब पेशेंट को है चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, मस्कुलर का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसका जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपरली नहीं होंगे, तो बॉडी का जो है बैलेंस प्रॉपरली नहीं होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अटेक्सिया। नेक्स्ट वर्टाइगो। वर्टाइगो, वर्टाइगो मतलब होता है पेशेंट को चक्कर लाइक फीलिंग आएगी, दैट मीन्स को सेंसेशन ऑफ मूविंग अराउंड इन स्पेस, दैट मीन्स वर्टाइगो का मीन्स होता है सेंसेशन ऑफ मूविंग अराउंड स्पेस, मतलब आपके आसपास कोई जो स्पेस है वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको घूमती हुई दिखाई देगी, दैट मीन्स उसी को बोलते हैं वर्टाइगो। वर्टाइगो क्या एक प्रकार का सेंसेशन है जिसमें अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो बोलते हैं चक्कर आना। चक्कर आना क्या है, वर्टिगो या वर्टाइगो। वर्टाइगो मतलब सराउंडिंग जो स्पेस की चीज़ें कैसी दिखेगी अपन को, मूव होती हुई, घूमती हुई दिखेगी, मूविंग साइड में। नेक्स्ट जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो रहा है तो इनसे निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व है वो भी अफेक्टेड होगी, जो क्रेनियल नर्व अफेक्टेड हो रही है उसका फंक्शन भी अफेक्ट होगा, फंक्शन अफेक्ट होने से वही क्या आएंगे, साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। नेक्स्ट अगर यूरिनरी सिस्टम पे जाएगा तो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैडर एंड वोवल, ब्लैडर एंड वोवल, तो दैट मीन्स पर्सन को है बार बार यूरिन लगेगा, तो ये भी एक साइन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या इनकॉन्टिन्यूअस पेशेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूरिनरी जो ब्लैडर की जो मसल्स है, जो स्फिंक्टर है जो कि कंट्रोल करके रखती है यूरिन को, वो उसमें भी क्या आ रही है, उसमें भी वीकनेस आ रही है, उसमें वीकनेस आने की वजह से पेशेंट अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी की जो रिटेंशन की कंप्लेन है वो कर सकता है, इनकॉन्टिन्यूअस की कंप्लेन कर सकता है। रिटेंशन का मतलब पेशाब अनेबल टू पास आउट यूरिन, रिटेंशन, और कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इनकॉन्टिनेंस, इसकी भी कंप्लेन करेगा। साथ में एबनॉर्मल रिफ्लेक्स पेशेंट को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, एबनॉर्मल रिफ्लेक्स के अंदर आप पॉजिटिव बबिन्स्की साइन, पॉजिटिव बबिन्स्की पॉजिटिव बबिन्स्की साइंस का मतलब है ये बच्चों के अंदर, न्यूनेट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, लेकिन 4 to 5 मंथ बाद में डिसअपियर हो जाता है, और अडल्ट के अंदर ये नेगेटिव होता है बबिन्स्की साइन, प्लांटर रिफ्लेक्स होता है ये पर्सन के अंदर, लेकिन अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उस अडल्ट के अंदर भी ये पॉजिटिव देखने को। फीचर है इमोशनल चेंजेस, दैट मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के बाद पेशेंट में इमोशनल, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो रही है, साथ में जो वेरियस ब्रेन के एरिया है उन एरियाज में मल्टीपल जगह पे डीमाइलिनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन में इमोशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। इमोशनल चेंजेस में अपाथी, यूफोरिया, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, दैट मीन्स पर्सन को डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है डिजीज, लंबे समय तक रिकवरी रेट बहुत कम है, तो दैट मीन्स इस पर्सन लास्ट में किस में जा सकता है, डिप्रेशन में। तो इमोशनल चेंजेस भी ये देखने को मिल सकता है मल्टीपल, इरिटेबल रह सकता है पर्सन, यूफोरिया कंडीशन और एपाथी कंडीशन है वो भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्सन में पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। पैरालिसिस, पैरालिसिस क्या है, जब किसी
मस्कुलर जो फंक्शन है उसके साथ में सेंसेशन फंक्शन भी लॉस हो जाता है। तो मस्कुलर फंक्शन में तो मस्कुलर फंक्शन लॉस हुआ तो पर्सन है वो काम नहीं कर पाता, लेकिन सेंसेशन फील होता है उस पर्सन को, उसको बोलते हैं पैराथेसिया। लेकिन पैरालाइसिस ऐसी कंडीशन जिसमें मसल्स फंक्शन के साथ में सेंसेशन भी क्या होता है, लॉस। पैरालाइसिस जनरली मेनली 5 टाइप्स का है। तो पैरालाइसिस में पर्सन के अंदर मोनोप्लेजिया का मतलब है तो एक लिम्ब या फिर सिंगल ग्रुप ऑफ मसल्स। तो सिंगल ग्रुप या वन लिम्ब है, उसमें सेंसेशन या उसका फंक्शन लॉस होना। तो फंक्शन मस्कुलर मसल्स काम नहीं करेगी, साथ में सेंसेशन नहीं आएगा। तो एक पाँव का जो पैरालिसिस है, एक लिम्ब का, या तो एक हाथ हो सकता है, एक पाँव हो सकता है, कोई भी हाथ हो सकता है। तो एक लिम्ब का अफेक्ट होना, एक लिम्ब का मतलब है जो आपकी ब्रेन के अंदर जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, उस ट्रैक्ट में पर्टिकुलरली जो सप्लाई कर रही क्रेनियल नर्व, पर्टिकुलरली उस ट्रैक्ट के अंदर डिमाइलिनाइजेशन होना, तो एक लिम्ब अफेक्टेड होगी। या सिंगल ग्रुप ऑफ मसल्स अफेक्ट होगी, तो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो क्या होगा, पैरालाइज। उसको बोलते हैं मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब एक, दैट मीन्स एक लिम्ब का जो पैरालाइसिस है वो क्या कहलाएगा, मोनोप्लेजिया। नेक्स्ट बात करते हैं डाईप्लेजिया। डाईप्लेजिया का मतलब ये होता है बोथ पार्ट, 2 पार्ट है बॉडी का, दोनों पाँव हो सकते हैं या दोनों हाथ हो सकते हैं, तो 2 पार्ट। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो बोथ लिम्स में अपर हो सकती है या लोअर हो सकती है, अपर या लोअर। इसका मतलब है अपर, या तो अपर होगी या लोअर होगी। तो 2 लिम्स का पैरालाइसिस क्या कहलाता है, डाईप्लेजिया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वाड्रीप्लेजिया का मीन्स है 4 लिम्स का पैरालाइसिस। 4 मीन्स का मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो क्वाड्रीप्लेजिया ऐसा कोई पैरालाइसिस जिसके अंदर मसल्स का फंक्शन और सेंसेशन दोनों ही लॉस हो जाता हो, वो है चारों हाथ पाँव का, वो कहलाता है क्वाड्रीप्लेजिया। तो इसके अंदर बाइलेटरल जो लीजन होता है, बाइलेटरल पिरामिडल में क्या हो जाता है, पिरामिडल जो ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, लीजन्स। जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ब्रेन का, वो बाइलेटरल दोनों तरफ लीजन्स हो गए। तो दोनों तरफ लीजन होने की वजह से लोअर और अपर जो दोनों हैं लिम्स, उनके अंदर क्या हो सकता है, पैरालाइसिस। तो चारों हाथ पाँव का जो पैरालाइसिस है वो कहलाता है क्वाड्रीप्लेजिया। दैट मीन्स बाई पिरामिडल ट्रैक्ट है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर लीजन होना, जिसकी वजह से दोनों हाथ पाँव का जो है फंक्शन और सेंसेशन लॉस्ट होना, क्वाड्रीप्लेजिया। नेक्स्ट होता है पैराप्लेजिया का मतलब है बोथ लोअर लिम्स। सिर्फ दोनों लोअर लिम्स का जो पैरालाइसिस है या दोनों अपर लिम्स का जो पैरालाइसिस है। पैरा वर्ड का मतलब होता है 2, और पैराप्लेजिया दैट मीन्स बोथ लोअर लिम्स का प्लेजिया, दैट मीन्स अम्लाइकल से नीचे का पार्ट पूरा पैरालाइज है, ऊपर की बॉडी एकदम ठीक है, उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। तो बहुत। नेक्स्ट आता है हेमीप्लेजिया। हेमिकाप्लेजिया का मीन्स है वन साइड ऑफ बॉडी। क्या मीन्स है, वन साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज। तो एक तरफ या तो राइट साइड, तो राइट साइड में होल बॉडी अफेक्टेड होगी, जिसमें ईयर, नोज, साथ में चेस्ट, अपर लिम्स और जो है आपका लोअर लिम्स, ये सारे इन्वॉल्व पार्ट होंगे। तो एक साइड का जो पैरालाइसिस है, वन साइड ऑफ बॉडी, तो एक साइड के जितने भी ऑर्गन है वो सारे अफेक्टेड होंगे, वो कहलाता है हेमीप्लेजिया। क्या कहलाता है, हेमीप्लेजिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्लिनिकल साइंस है। ये क्या है, क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल फीचर्स। तो मैं फर्स्ट से वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार शॉर्टली। तो सबसे पहले अपन ने देखा था लिमिट साइन के बाद में पैरेस्थेसिया में पिकलिंग और जो है टिंगलिंग सेंसेशन देखा था। इसके बाद में फैटिक और वीकनेस और पेन के प्रति है परसेप्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड विजन देखने को मिलेगा। अटेक्सिया है, वर्टाइगो है, डिस्पेजिया है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन्स है, एबनॉर्मल रिफ्लेक्स है जिसमें पॉजिटिव बॉबिन्स की साइन, इमोशनल चेंजेस देखे थे। इसके अलावा पैरालाइसिस, और पैरालाइसिस में वेरियस टाइप्स के मोनोप्लेजिया, डाईप्लेजिया, क्वाड्री, पैरा और हेमी। पैरा में बहुत लोअर लिम्स और हेमी के अंदर वन साइड ऑफ बॉडी। हेमी के अंदर क्या आएगा, वन साइड ऑफ बॉडी, वन साइड ऑफ बॉडी।
वन साइड ऑफ बॉडी है वो क्या हो जाएगी, पैरालाइज। तो ये सारे के सारे क्या थे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लिनिकल फीचर्स थे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोसिस। जब ऐसी बीमारी होगी तो इसको डायग्नोस है वो किस प्रकार से किया जाए। तो इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर जो सीटी है, एमआरआई है, उनकी सहायता से जो पिरामिडल ट्रैक्ट है एमआरआई करते हैं पेशेंट में, और एमआरआई के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई है वो एमआरआई। डायग्नोसिस दैट मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज, इसको किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है। तो एमआरआई करवाई जाती है पेशेंट की, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और ईईजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जैसे ईसीजी होती है हार्ट की, वैसे ईईजी होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है ब्रेन के अंदर स्टडी। इसमें वेरियस टाइप्स की जो लीड्स होती है वो ब्रेन के वेरियस पार्ट्स पे लगाती है, और एक पेपर पे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसकी स्टडी की जाती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। दैट मीन्स इसमें वेरियस जो लीड्स है वो ब्रेन के एरिया पे, वेरियस एरिया पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है उसको एक पेपर के ऊपर मशीन रिकॉर्ड करती है। उस पेपर का एनालिसिस करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी, इस जो ईईजी है वो स्लीपिंग पैटर्न में भी करते हैं, अवे कंडीशन में। एक तो पर्सन जब जाग रहा होता है तब उसकी ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, एक पर्सन जब सो रहा है तो सोने के बाद उस ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, इसकी सहायता से भी पता लगाया जा सकता है ब्रेन का कितना पार्ट है और न्यूरॉन है वो अफेक्ट हो रहे हैं इस डिजीज के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है सीएसएफ एनालिसिस। जो सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसका भी क्या करते हैं, एनालिसिस। और इसका एनालिसिस करने के बाद इसमें जो है इसके अंदर इस एनालिसिस में इंक्रीज मिल सकता है, इंक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीजी इन सीएसएफ। अगर सीएसएफ के अगर एनालिसिस में अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाइंड आउट हो, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी है वो इंक्रीज अमाउंट में अगर है, ट्रेस हो रही है, दैट मीन्स पर्सन को क्या हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये एक क्लासिकल साइन है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई पर्सन है जिसका सीएसएफ का सैंपल है, सीएसएफ का सैंपल में आईजीजी की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है जो सीरम किस में मिलेगा, ये सीएसएफ के अंदर जनरली जो सीरम है, सीरम ग्लोबुलिन, ये लेवल है वो क्या मिलेगा, नॉर्मल। इस पर्सन के अंदर ये जो सीरम के अंदर जो ग्लोबुलिन है उसका लेवल तो क्या मिलेगा, नॉर्मल। ये स्टार पॉइंट, सीरम का लेवल ये तो नॉर्मल मिलेगा, लेकिन सीएसएफ के अंदर ये लेवल है वो कैसा मिलेगा, बढ़ा हुआ। तो सीरम उस पेशेंट का सीरम ग्लोबुलिन लेवल है बहुत नॉर्मल देखने को मिलेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, सीएसएफ का एनालिसिस। तो सीएसएफ कैसे है, तो सीएसएफ को करते हैं लंबर पंचर प्रोसीजर होता है, लंबर पंचर प्रोसीजर। इस पंचर प्रोसीजर के दौरान जो सीएसएफ का क्या लेंगे, सैंपल, सीएसएफ का सैंपल लेके उस सीएसएफ को लेबोरेटरी में भेज के उसकी स्टडी की जाएगी। और स्टडी में अगर पाया जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी या ग्लोबुलिन्स गामा ग्लोबुलिन्स का अगर लेवल इंक्रीज है, दैट मीन्स इंडिकेटेड टू पर्सन हैज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें, जब डिजीज डायग्नोस हो गई तो नेक्स्ट क्या होता है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैनेजमेंट मल्टीपल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास से समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आपने अगर लाइक नहीं किए तो ज़रूर से लाइक कर दें, और क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो ज़रूर से शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट होता है मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल जो मैनेजमेंट है वो आपका है जो सिम्टम्स है, जो क्लिनिकल फीचर्स है, उसके आधार पर जो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। जो पर्सन के अंदर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ की कंप्लेन कर रहा है, उस कंप्लेन को रिजोल्व करने के लिए पेशेंट में, जैसा कि मानो अटेक्सिया है प्रॉब्लम, तो अटेक्सिया को रिजोल्व करने के लिए उसके ड्रग्स चलाएंगे पेशेंट में। ब्लड विजन है तो विजन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा मसल स्पास्टिसिटी है तो मसल स्पास्टिसिटी को कम करने वाली। पेरेस्थेसिया है तो पेरेस्थेसिया के लिए अलग मेडिसिन। इसके अलावा इन्फ्लामेशन तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन ग्लूकोज जो है न्यूट्रिशन के प्रति डेरिवेटेड है, तो सम मात्रा में कुछ
कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी का काम कर रहा है वो भी, इम्यूनो सप्रेसेंट चलाएंगे क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक्टिवेट हो रही, तो उसको कम करने वाली, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन है वो भी देंगे। और अगर अटेक्सिया प्रॉब्लम है तो अटेक्सिया को कम करने की जो मेडिसिन है यही देंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मसल स्पास्टिसिटी। मसल स्पास्टिसिटी, अगर पर्सन के अंदर मसल स्पास्टिसिटी है तो मसल स्पास्टिसिटी को जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो है बेक्लोफेन। बेक्लोफेन जो है मेडिसिन उस पर्सन को देंगे ताकि जो मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी है वो रिड्यूस हो सके। साथ में डाइजीपाम, ये पेशेंट को मस्कुलर अगर स्पास्टिसिटी है इसको ट्रीट करने के लिए जनरली बेक्लोफेन और डाइजीपाम है वो देते हैं पेशेंट को। और अगर पेशेंट में पेरेस्थेसिया है, पेरेस्थेसिया प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन है, पिकलिंग या टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन है, उसको ट्रीट करने के लिए कार्बामेजिपाइन जो पेरेस्थेसिया प्रॉब्लम है इसको क्या करेगी, इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स इसमें रिलीव इसको मिलेगा। साथ में इम्यूनो सप्रेसेंट, तो पर्सन के अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। इम्यूनो सप्रेसेंट के अंदर मीथोट्रेक्सेट ड्रग देंगे पेशेंट के अंदर। साथ में साइक्लोस्पोरिन के साथ में एजाथियोप्रिन, ये सारी ड्रग्स है। ये क्या करेगी, जो प्रोग्रेस है डिजीज का, जो प्रोग्रेस है, क्योंकि मैंने बताया था डेफिनेशन के अंदर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव, तो उस प्रोग्रेस को क्या करेगी, कम। उस प्रोग्रेस को इम्यून सप्रेसिव है तो ये जो ड्रग्स है इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में काम में लेते हैं। साथ में जो लास्ट है मैनेजमेंट वो सेरेब्रल अटेक्सिया है। पेशेंट को सेरेब्रल अटेक्सिया है तो अटेक्सिया को कम करने के लिए, सेरेब्रल अटेक्सिया के लिए जो ड्रग है वो देते हैं प्रोपेनोलोल, क्लोनाजीपाम। जो ये ड्रग इस सेरेब्रल अटेक्सिया से रिलीफ के लिए प्रोपेनोल और क्लोंजापाम है, क्लोंजीपाम, ये जो ड्रग्स है वो देते हैं सेरेब्रल अटेक्सिया से। तो ये है मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें कुछ नहीं है क्योंकि सर्जरी क्या कहाँ करोगे, मल्टीपल जगह पे न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, तो एक जगह हो तो वहाँ पे सर्जरी भी की जाए। तो बहुत सारे ब्रॉड एरिया में ब्रेन के न्यूरॉन है वो डीमिनरलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसका प्रोग्रेसिव लगातार बढ़ता रहता है। तो जो डिजीज है इस डिजीज से वो सिम्टोमेटिक पर्सन को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अब बात करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हुआ, डायग्नोसिस हो गया तो जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब कर दी। अब एज ए नर्स अब उस पेशेंट में आप क्या मैनेजमेंट करोगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एज ए नर्स उस पेशेंट को आप क्या करोगे, जो जब पेशेंट में एग्जर्वेशन आ रहे हैं तो पर्सन को क्या करोगे, प्रोवाइड रेस्ट। तो आप फर्स्ट इंटरवेंशन ये लिख सकते हो, प्रोवाइड रेस्ट ड्यूरिंग एग्जर्वेशन पीरियड, या प्रोवाइड रेस्ट टू डिक्रीज एग्जर्वेशन। एग्जर्वेशन का मीन्स होता है पर्सन के अंदर अक्यूट क्राइसिस देखने को मिलता है कुछ सम टाइम्स के लिए, तो एग्जर्वेशन ना हो उसके लिए पेशेंट को प्रॉपरली रेस्ट देना है। साथ में पेशेंट को एडवाइस करना है सेफ्टी मेजर्स के लिए, एडवाइस टू यूज सेफ्टी मेजर्स। दैट मीन्स
पर्सन में अटेक्सिया प्रॉब्लम है तो मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो पर्सन को आप एडवाइस देना है कि आपको जब भी आप कहीं घूमने जाओ तो आपका स्टिक वगैरह है वो साथ में लेके जाओ, या बेड के या ब्रेली लगा के सो, क्योंकि आप में मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं तो आपका बैलेंस अगर मिस्टेक हुआ तो आप गिर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है सेंसरी और मोटार लॉस है, सेंसरी एंड मोटार, क्योंकि मोटार लॉस, सेंसरी और मोटार लॉस दोनों किसमें है, पैरालिसिस में। तो अगर मोनोप्लेजिया है, क्वाड्रिप्लेजिया है, मोनोप्लेजिया डाइप्लेजिया है, तो उसमें सेंसरी और मोटार दोनों लॉस है, तो उस पर्सन में जब वो डेली एक्टिविटी करेगा तो उसमें उसको क्या है सेफ्टी मेजर्स का है इस्तेमाल उसको करना है। साथ में अगर पेशेंट को डिप्लोपिया है, डिप्लोपिया मतलब होता है डबल विजन, और डबल विजन अगर पर्सन में अगर प्रेजेंट है तो जिस आई में प्रेजेंट है उस आई के ऊपर क्या लगाना है, पेच लगाना है, ताकि उसको वो इरिटेबिलिटी है वो क्या हो कम से कम। तो डिप्लोपिया वाली जो आई है उस पर क्या करना है, प्लेस आई पेच, आई पेच, तो उस आइस पे क्या करना है, आइस के ऊपर पेच लगा देना है, अफेक्टेड जो आई है उसके ऊपर क्या करना है, पेच लगाना है। साथ में जो है नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है ब्लैडर बावल ट्रेनिंग, ब्लैडर बावल ट्रेनिंग, ब्लैडर बावल ट्रेनिंग इसलिए देनी है क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज है, और जो ब्लैडर को सप्लाई करने वाली जो नर्व है अगर उनमें डीमाइलिनेशन हो गया तो पेशेंट का वॉलेंट्री कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। तो पेशेंट को जनरली आप शेड्यूल कर सकते हैं कि हर 2 घंटे बाद में आपको यूरिनेशन जाना है, तो हर 2 घंटे में उसको मेमोरी लॉस तो नहीं है, तो हर 2 घंटे में वो अगर यूरिन कर लेगा तो उसकी जो कंट्रोलिंग करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, या फिर जो आप बोल सकते हो जो प्रॉब्लम्स है उसको कम हो सकती है। तो उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हर आपको 2 घंटे से 4 घंटे से 3 घंटे से आपको टॉयलेट है वो जाना ही जाना है, ताकि ब्लैडर में कैपेसिटी कम रहेगी तो जो उसको ब्लैडर के ऊपर लोड कम आएगा तो वो यूरिन अच्छे से वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट फिजिकल और स्पीच थेरेपी भी देनी है, क्योंकि फिजिकल के अंदर पर्सन है अगर मोनोप्लेजिया हो गया तो वो डिप्रेशन में जा सकता है एक ही जगह, तो उसको बताना है कि आप बाकी जो हाथ पैर है उनको आप एक्सरसाइज करो, साथ में आप बोलने की जो, क्योंकि समटाइम्स जो है जो स्पीच हाइपोग्लॉसल नर्व अगर अफेक्टेड हो रही तो स्पीच प्रॉब्लम भी आ सकती है पेशेंट में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का अफेक्टेड एरिया, तो कहीं भी जगह पे हार्डनेस स्कारिंग हुई माइलिन शीथ की तो वहाँ पे पर्सन को फंक्शन लॉस हो सकता है। तो फिजिकल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी पेशेंट को देनी है। साथ में डाइट, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट के अंदर पर्सन को हाई फाइबर डाइट देनी है, हाई फाइबर प्लस हाई फाइबर डाइट देनी है पेशेंट को, लो फैट डाइट, और साथ में हाई पोटेशियम डाइट। हाई पोटेशियम डाइट क्यों देनी है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के लिए पोटेशियम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो पोटेशियम रिच जो फूड है वो देने। पोटेशियम रिच फूड कौन से, जो कोकोनट वाटर है, बनाना है, फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, इसके अलावा जो आपका है पोटैटो है, इन सब में पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये पोटेशियम रिच डाइट। लो फैट देनी है ताकि उसको फैट एम्बोलिज्म की रिस्क है वो कम से कम हो, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम ना हो। हाई फाइबर डाइट इसलिए क्योंकि पर्सन में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से वो उसकी मोबिलिटी कम से कम होगी, जिसकी वजह से पर्सन है कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर सकता है, इसलिए पर्सन में हाई फाइबर डाइट देंगे ताकि फ्री रेडिकल से वो भी आउट हो जाए, और साथ में जो फैट है वो भी फैट डाइट वो कम देंगे, लो फैट डाइट देंगे ताकि जो फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। नेक्स्ट इंटरवेंशन है, पेशेंट को अपन को एडवाइस देना है कि जो कोई भी काम करे तो मसल स्ट्रेन में तो उसके बीच में आपको रेस्ट लेना है, तो शॉर्ट पीरियड टाइमिंग उसकी एक्टिविटी है वो प्लान करनी है ताकि वो कम से कम थके, कम से कम फैटिगनेस की वीकनेस की प्रॉब्लम है वो आए। और लास्ट में पर्सन को असिस्टिव प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेज का मतलब है पर्सन अगर रूम में अकेला है तो उसको आप अलार्म बेल या फिर मोबाइल फ़ोन उसको दे सकते हो, जिसकी वजह से वो कि जब हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो कॉल कर सके, तो ऐसी डिवाइस। इसके अलावा आप है अगर चल रहा है तो आप उसको शुगर केन है वो
प्रोवाइड करा सकते हो, जिसकी सहायता से वो इजीली मूव कर सकता है, अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वो कर सके। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि उसको डेली लाइफ में असिस्ट कर रही है, वो डिवाइसेस उसको क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज और फॉलोअप केयर के लिए उसको पेशेंट को बोलना है। रेगुलर एक्सरसाइज और फॉलोअप केयर करेगा तो जो डिजीज को जो सिम्टम्स है इससे वो इम्प्रूव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।